क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया कैसे चलती है? ये जो पैसा है, यह इतनी ताकत कैसे रखता है? अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं? और गरीब क्यों अक्सर वही का वही रह जाता है? क्यों कुछ लोगों के पास बेइंतहा दौलत है और कुछ लोगों को दो वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना होता है? ये सवाल सिर्फ आज के नहीं है। ये सदियों से इंसानी दिमाग को परेशान करते आए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की एक बहुत ही गहरी और प्रभावशाली कोशिश की थी एक महान विचारक ने जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। आज हम जिस किताब की ऑडियो बुक यात्रा पर निकलने वाले हैं, वह कोई मामूली किताब नहीं है। ये वह किताब है जिसने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया, जिसने क्रांतियों को जन्म दिया और जो आज भी अपनी रचना के 150 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की महान कृति दास कैपिटल या पूंजी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की एक आलोचना की। ये नाम सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे कि यह कोई बहुत भारी भरकम समझने में मुश्किल किताब होगी, सिर्फ अर्थशास्त्रियों या प्रोफेसरों के लिए। मार्क्स कोई हवा में बात करने वाले दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बात को समझने में लगा दी कि यह पूंजीवादी समाज जिसमें हम आज भी जी रहे हैं, आखिर काम कैसे करता है। उन्होंने इसकी नस नस को टटोला, इसके हर पहलू का गहराई से अध्ययन किया और फिर वह नतीजे सामने रखे जिसने दुनिया भर के विचारकों, नेताओं और आम लोगों को झकझोर कर रख दिया। ये किताब सिर्फ पैसे या अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं है। यह इंसान के बारे में है, समाज के बारे में है, हमारे आपके रिश्तों के बारे में है, और सबसे बढ़कर यह उस अदृश्य शक्ति के बारे में है जो हमारे फैसलों, हमारी जिंदगियों और हमारे सपनों को कंट्रोल करती है। और वह शक्ति है पूंजी। क्या आप तैयार हैं उस सफर पर चलने के लिए जो आपके दिमाग के कई जाले साफ कर देगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी मेहनत का असली मूल्य क्या है और वह कहां चला जाता है? क्या आप उन रहस्यों को समझना चाहते हैं जो हमारे समाज की नींव में छुपे हैं? क्योंकि दास कैपिटल की यह ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब का सार नहीं होगी। ये होगी एक यात्रा खुद को और इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स की पूंजी के साथ यह ज्ञानवर्धक और रोमांचक सफर। मुझे यकीन है इस ऑडियो बुक के आखिर तक आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि यह सफर बहुत ही गहरा और आंखें खोलने वाला होने वाला है। अध्याय नंबर 1, माल यानी कमोडिटीज, हमारी दुनिया की बुनियाद और उसके छुपे राज। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा कार्ल मार्क्स की दुनिया में, और इसका पहला भाग है माल, या जिसे अंग्रेजी में कमोडिटी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माल यानी कि कोई भी चीज जो बाजार में बिकती है, इसमें ऐसा क्या खास है? एक पेन, एक किताब, एक कप चाय या फिर आपका मोबाइल फोन, ये सब माल ही तो है। मार्क्स कहते हैं कि अगर हमें पूंजीवादी समाज को समझना है तो हमें इसकी सबसे छोटी इकाई यानी माल से ही शुरुआत करनी होगी। यह माल ही वह कोशिका है जिससे पूंजीवाद का पूरा शरीर बना है। लेकिन ये दिखने में जितना सीधा साधा लगता है, उतना है नहीं। इसके अंदर कई राज छुपे हुए हैं, कई परतें हैं जिन्हें हमें एक एक करके खोलना होगा। सबसे पहले मार्क्स बताते हैं कि हर माल की दोहरी प्रकृति होती है। उसके दो चेहरे होते हैं। पहला है उसका उपयोगिता मूल्य यानी यूज वैल्यू। इसका मतलब है कि वह चीज हमारे किस काम आती है, हमारी किस जरूरत को पूरा करती है। जैसे रोटी हमारी भूख मिटाती है, तो भूख मिटाना रोटी का उपयोगिता मूल्य है। क्लोथ्स हमारे तन ढकते हैं, तो तन ढकना क्लोथ्स का उपयोगिता मूल्य है। घर हमें रहने की जगह देता है, तो रहने की जगह देना घर का उपयोगिता मूल्य है। ये तो बहुत सीधी सी बात है ना?
कोई भी चीज हम तभी खरीदते हैं जब वह हमारे किसी काम की हो, जब उसकी कोई उपयोगिता हो। अगर कोई चीज किसी काम की नहीं तो वह माल नहीं बन सकती, बाजार में नहीं बिक सकती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। माल का एक दूसरा चेहरा भी है और वह है उसका विनिमय मूल्य यानी एक्सचेंज वैल्यू। इसका मतलब है कि जब हम एक माल को बाजार में ले जाते हैं तो उसके बदले में हमें दूसरा कितना माल मिल सकता है या कितना पैसा मिल सकता है। जैसे 1 किलो चावल के बदले में आधा किलो दाल मिल सकती है या मान लीजिए 20 रुपए मिल सकते हैं। तो यह आधा किलो दाल या 20 रुपए उस 1 किलो चावल का विनिमय मूल्य हो गया। अब सवाल यह उठता है कि यह विनिमय मूल्य तय कैसे होता है। क्यों 1 किलो चावल के बदले आधा किलो दाल ही मिलती है? 1 किलो क्यों नहीं? या क्यों उसकी कीमत 20 रुपए ही है? 50 रुपए क्यों नहीं? यहाँ मार्क्स हमें एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वह कहते हैं कि अलग अलग चीजों के उपयोगिता मूल्य तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। चावल का काम पेट भरना है, लोहे का काम औजार बनाना है। दोनों की उपयोगिता बिल्कुल भिन्न है। लेकिन जब ये बाजार में एक दूसरे से विनिमय करते हैं तो उनमें कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो समान हो, जिसे मापा जा सके। वो समान चीज क्या है? मार्क्स कहते हैं कि वह समान चीज है उनमें लगा हुआ इंसानी श्रम यानी ह्यूमन लेबर। जब हम कहते हैं कि एक माल की इतनी कीमत है तो हम असल में ये कह रहे होते हैं कि उसको बनाने में समाज का कितना श्रम खर्च हुआ है। लेकिन यहाँ एक और पेज है। क्या हर किसी के श्रम की कीमत एक ही होती है? मान लीजिए एक नया दर्जी एक कमीज बनाने में 10 घंटे लगाता है और एक माहिर दर्जी वही कमीज 2 घंटे में बना देता है। तो क्या नया दर्जी की कमीज की कीमत माहिर दर्जी की कमीज से 5 गुना ज्यादा होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्क्स यहाँ पर सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय यानी सोशली नेसेसरी लेबर टाइम की बात करते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी माल का मूल्य इस बात से तय होता है कि उस समय की औसत टेक्नोलॉजी और औसत कुशलता के हिसाब से उसे बनाने में कितना समय लगना चाहिए। तो अगर समाज में ज्यादातर कुशल दर्जी एक कमीज 2 घंटे में बना लेते हैं तो उस कमीज का मूल्य 2 घंटे के श्रम के बराबर ही माना जाएगा। भले ही किसी नए ने उसे बनाने में 10 घंटे क्यों ना खर्च कर दिए हो। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यह हमें बताती है कि माल का मूल्य किसी व्यक्ति विशेष की मेहनत से नहीं बल्कि समाज की औसत उत्पादकता से तय होता है। ये व्यवस्था उत्पादकों पर लगातार दबाव डालती है कि वे अपनी कुशलता बढ़ाएं, नई तकनीकें अपनाएं ताकि वे अपने माल को सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय के अंदर या उससे कम में बना सकें। तभी उन्हें मुनाफा होगा। जो इस रनिंग में पीछे हो जाते हैं वे बाजार से बाहर हो जाते हैं। तो देखा आपने, एक साधारण सी दिखने वाली चीज माल अपने अंदर कितने जटिल सामाजिक संबंध और प्रक्रियाएं समेटे हुए हैं। ये सिर्फ एक वस्तु नहीं है, यह इंसानी श्रम का मूर्त रूप है। ये सामाजिक संबंधों का प्रतीक है। जब हम बाजार में चीजें खरीदते बेचते हैं तो हम अनजाने में ही एक दूसरे के श्रम का आदान प्रदान कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हम इस बात को महसूस कर पाते हैं? शायद नहीं। और यहीं पर मार्क्स एक और बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी बात बताते हैं जिसे वे माल का अंधविश्वास या फिटिज्म ऑफ कमोडिटीज कहते हैं। ये शब्द सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में चीजें यानी माल एक जादुई या रहस्यमय चरित्र धारण कर लेती है। हमें ऐसा लगने लगता है कि माल का मूल्य उसके अंदर ही निहित है। जैसे कि सोना अपनी प्रकृति से ही कीमती है या हीरे में चमक उसकी अपनी खासियत है। हम ये भूल जाते हैं कि उनका मूल्य असल में उनमें लगे इंसानी श्रम और सामाजिक संबंधों से आता है। चीजें हमारे सामने ऐसे पेश आती हैं जैसे उनका आपस में ही कोई रिश्ता हो।
इतना सोना इतने चांदी के बराबर, या ये कार उस बाइक से इतनी महंगी। हमें लगता है कि यह चीजों का अपना गुण है, जबकि असल में यह उन लोगों के बीच का सामाजिक संबंध है जिन्होंने उन चीजों को बनाया है। इंसानों के बीच के सामाजिक रिश्ते हमें चीजों के बीच के रिश्तों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे पुराने जमाने में लोग मूर्तियों या प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। उन्हें सर्वशक्तिमान मानते थे, ये भूलकर कि उन मूर्तियों को इंसानों ने ही बनाया है, या उन शक्तियों को समझने की कोशिश इंसान ही कर रहा है। ठीक वैसे ही पूंजीवाद में हम माल और पैसे की पूजा करने लगते हैं। हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे में ही सारी ताकत है। हम पैसे के लिए जीते हैं, पैसे के लिए मरते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि पैसा भी इंसानी श्रम और सामाजिक व्यवस्था की ही एक उपज है। यह माल का अंधविश्वास हमें हमारी ही बनाई हुई दुनिया से बेगाना कर देता है, एलियनेट कर देता है। हम अपनी ही रचनाओं के गुलाम बन जाते हैं। सोचिए, जब आप सुपरमार्केट में कोई सामान खरीदते हैं तो क्या आप एक पल के लिए भी सोचते हैं कि उसे किसने बनाया होगा, किन परिस्थितियों में बनाया होगा, उसे बनाने वाले को उसका सही मेहनताना मिला होगा या नहीं? हम सिर्फ कीमत देखते हैं और खरीद लेते हैं। माल हमारे सामने एक तैयार उत्पाद के रूप में आता है और उसके पीछे की पूरी मानवीय कहानी, पूरा सामाजिक श्रम हमारी नजरों से ओझल रहता है। यह अंधविश्वास हमें एक दूसरे से भी काटता है। हम किसानों को उनके उगाए अनाज के लिए नहीं बल्कि बाजार में अनाज की कीमत के लिए जानते हैं। हम मजदूरों को उनकी बनाई चीजों के लिए नहीं बल्कि उनकी मजदूरी के लिए जानते हैं। इंसान गायब हो जाते हैं और सिर्फ चीजें और उनकी कीमतें रह जाती हैं। यह माल का अंधविश्वास पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने में एक बहुत गहरी भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक हम ये समझते रहेंगे कि चीजों का मूल्य स्वाभाविक है, बाजार की शक्तियां प्राकृतिक हैं और अमीर गरीब का भेद किस्मत का खेल है, तब तक हम इस व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाएंगे। मार्क्स हमें इस अंधविश्वास से बाहर निकलने की दावत देते हैं। वह कहते हैं कि हमें चीजों के पीछे छिपे इंसानी रिश्तों को देखना होगा। हमें ये समझना होगा कि यह पूरी व्यवस्था इंसानों ने बनाई है और इसे बदला भी जा सकता है। तो जब अगली बार आप कोई चीज खरीदें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि यह सिर्फ एक वस्तु नहीं है। ये किसी के समय, किसी की मेहनत, किसी की जिंदगी का एक हिस्सा है जो आपके हाथ में आया है। ये सोच शायद आपको दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करे। माल की ये दुनिया जो हमें इतनी सामान्य लगती है, असल में बहुत ही अजीब और विरोधाभासों से भरी हुई है। एक तरफ तो ये हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनगिनत चीजें पैदा करती है, दूसरी तरफ ये हमें एक दूसरे से और खुद से ही बेगाना कर देती है। एक तरफ यह मानवीय रचनात्मकता का प्रतीक है, दूसरी तरफ यह मानवीय श्रम के शोषण का जरिया भी बन सकती है। ये जो माल की दुनिया है, यह ऊपर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही उथल पुथल भरी है। यह एक ऐसा समंदर है जिसकी सतह पर तो लहरें नाचती हैं, लेकिन गहराई में कई तूफान और रहस्य दबे होते हैं। तो हमने अभी सिर्फ सतह को छुआ है, माल के बाहरी रूप को देखा है। लेकिन अगर माल इतना जटिल है तो सोचिए वह चीज जो इन सभी मालों को खरीदने की ताकत रखती है, यानी पैसा, वह कितना रहस्यमयी और शक्तिशाली होगा। क्या पैसा सिर्फ एक माध्यम है या उसमें कुछ और भी जादू है? कैसे एक कागज का टुकड़ा या धातु का सिक्का इतनी ताकत हासिल कर लेता है कि वह दुनिया की कोई भी चीज खरीद सके? इन सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे जब हम पैसे की जादुई दुनिया में गोता लगाएंगे। क्या आप तैयार हैं पैसे के इस रहस्य को भेदने के लिए?
और यह जानने के लिए कि कैसे ये हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है।